पापा प्लीज मुझे बचा लो। कुलदीप सिंह चौहान पिछले 1 महीने से हर रात अपनी उस बेटी का सपना देख रहे थे जो 5 साल पहले लापता हो गई थी, ऋषिकेश के पास। हमारे छोटे से गांव के रियाज कमरे तक जाकर आती हूं, अपनी दिलकश मुस्कान के साथ यह कहकर उनकी 20 साल की बेटी अंजलि उस रात बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई थी। उस रात बारिश हो रही थी, सीसीटीवी कैमरा खराब था और कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। पुलिस और आस पड़ोस के लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक पिता के तौर पर कुलदीप ने हार नहीं मानी थी। आखिर उनकी बेटी कहां गायब हो गई थी और हर रात आने वाले उस सपने में कौन सा चौंकाने वाला सच छिपा था? कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा साथ दें। उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास टिहरी डैम के नजदीक एक छोटे से गांव की शाम थी। कुलदीप अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था के पन्ने पर ध्यान से नजरें गड़ाए हुए उनकी निगाह अचानक घड़ी पर गई। दीवार घड़ी पर 6 बज रहे थे। उनकी छोटी बेटी दिव्या अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी और पेंसिल की सरसराहट की आवाज आ रही थी। तभी मुख्य द्वार से किसी के बाहर जाने की तैयारी की आवाज आई। उनकी बड़ी बेटी अंजलि कंधे पर सितार का बैग टांगे जूते के फीते बांध रही थी। 20 साल की हो चुकी उनकी बड़ी बेटी अब एक होनहार कॉलेज छात्रा थी। संगीत महाविद्यालय में पढ़ने वाली अंजलि हर रोज यूनिवर्सिटी के अभ्यास कक्ष में जाकर सितार का रियाज करती थी। पापा, मैं रियाज के लिए जा रही हूं, कल गुरुजी के साथ क्लास है। अंजलि की आवाज हमेशा की तरह साफ और स्पष्ट थी। कुलदीप ने अखबार मोड़कर अपनी बेटी की ओर देखा। लंबे बालों को ऊंचा बांधे हुए अंजलि के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, शायद कल की क्लास की वजह से। ध्यान से जाना बेटा। कुलदीप का जवाब सुनने में भले ही रूखा लगे, लेकिन उसमें अपनी बेटी के लिए गहरा विश्वास छिपा था। भारतीय सेना में 30 साल की सेवा और कर्नल के पद तक पहुंचना उनके लिए उनकी बेटियां ही सब कुछ थीं। खासकर 5 साल पहले जब उनकी पत्नी बीमारी के कारण दुनिया छोड़ गईं, तब से तो और भी ज्यादा। अंजलि के दरवाजा खोलकर बाहर जाने की आवाज आई। यह अंजलि की आखिरी आवाज थी। कुलदीप को उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि वह मामूली सी विदाई, वह रोमर्रा की साधारण सी बात कितनी कीमती थी। 3 घंटे बीत गए। रात के 9 बजने पर कुलदीप को धीरे धीरे चिंता होने लगी। अंजलि आमतौर पर 1-1.5 घंटे में अभ्यास करके लौट आती थी। तभी उनका फोन बजा। यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग का नंबर था। सर, मैं अंजलि चौहान के बारे में पूछने के लिए फोन कर रहा हूं। उनकी 7 बजे तक की बुकिंग थी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। क्या वो घर पर है? कुलदीप के हाथ कांपने लगे। अंजलि अगर देर होने वाली होती तो हमेशा पहले बता देती थी। फोन हाथ में लिए वह कुछ बोल नहीं पाए। एक भयानक एहसास ने उनके पूरे शरीर को जकड़ लिया। अंजलि वहां नहीं आई? उनकी आवाज पतली और कांपती हुई निकली। कुलदीप ने फोन काटते ही घर से बाहर दौड़ लगा दी। न छाता लिया, न जैकेट पहनी, नंगे पैर चप्पल पहने ही वो गली की ओर भागे। आसमान से बूंदें गिरने लगी थीं। पहले हल्की फुहार थी, लेकिन धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। कुलदीप बस स्टॉप की ओर भागे। वही बस स्टॉप जहां से अंजलि रोज 163 नंबर की बस पकड़ती थी। वहां कोई नहीं था। बस स्टॉप की बेंच बारिश में भीग रही थी और स्ट्रीट लाइट की रोशनी अकेली चमक रही थी। अंजलि! कुलदीप की आवाज खाली सड़क पर गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं आया। वह पास की किराना दुकान पर पहुंचे। दुकानदार से पूछा, लेकिन जवाब मिला कि आज शाम उसने उसे नहीं देखा। सितार सिखाने वाले गुरुजी का घर भी पास था, लेकिन वहां ताला लगा था। बारिश और तेज हो गई। कुलदीप का पूरा शरीर भीग चुका था, लेकिन वो रुके नहीं। गली के हर कोने में घूम घूम कर वो अंजलि का नाम पुकारते रहे। उनका गला बैठ रहा था, पर वो चीखते रहे। सड़क के किनारे एक खंभे के नीचे पानी के गड्ढे के पास कुछ गिरा हुआ था। कुलदीप ने झुककर उसे उठाया। वह एक ईयरफोन का टुकड़ा था जिस पर गुलाबी रंग का धागा लिपटा हुआ था। यह वैसा ही था जैसा अंजलि इस्तेमाल करती थी, लूसे में लकार, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं थे। कुलदीप ने उसे अपनी जेब में रखा और फिर से दौड़ने लगे। जब वह थाने पहुंचे तो रात के 11 बज चुके थे। बारिश में पूरी तरह भीगे कुलदीप को देखकर पुलिस वाले चौंक कर खड़े हो गए। कुलदीप ने कांपती आवाज में बताया कि उनकी बेटी लापता है। मामले के इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रम राठौर सामने आए। 45 साल के एक अनुभवी इंस्पेक्टर
राठौर ने कुलदीप को कुर्सी पर बिठाया और शांति से पूछा, कब से संपर्क नहीं हो पा रहा है? शाम 6 बजे घर से निकली थी, 9 बजे तक नहीं लौटी। यूनिवर्सिटी से फोन आया था कि वो वहां भी नहीं पहुंची। कुलदीप की आवाज में सिसकी थी। राठौर ने एक फाइल निकालते हुए शांत भाव से कहा, देखिए, वयस्क व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 घंटे बाद ही दर्ज की जा सकती है। नियम यही है। क्या? कुलदीप गुस्से से खड़े हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा भरी थी। वह अभी सिर्फ 20 साल की है। उसे अभी ढूंढना होगा 24 घंटे। अगर इस बीच उसे कुछ हो गया तो? इंस्पेक्टर राठौर दुविधा में पड़ गए। नियम तो नियम थे, लेकिन एक पिता की चीख को अनदेखा करना भी मुश्किल था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता हूं और गश्त कर रहे पुलिस वालों को भी सूचित कर देता हूं। लेकिन शुरुआती जांच नाकाम रही। जिस गली से अंजलि निकली थी, वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। बस स्टॉप के पास वाला कैमरा 1 हफ्ते से खराब पड़ा था। बारिश की वजह से पैरों के निशान भी मिट चुके थे। कोई गवाह मिलना भी मुश्किल था। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वैसे ही कपड़े पहने एक लड़की को देखा था, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सका। कुछ भी पुख्ता नहीं था। कुलदीप उस रात एक पल भी सो नहीं पाए। थाने और घर के बीच चक्कर काटते हुए वो अंजलि को ढूंढते रहे। इंस्पेक्टर राठौर और कुछ पुलिस वालों ने भी कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह होने लगी। बारिश रुक गई थी, लेकिन आसमान अभी भी बादलों से ढंका था। कुलदीप सड़क पर निराश बैठे थे। उनकी आंखें सूज गई थीं और कपड़े अभी भी गीले थे। उनके हाथ में अंजलि की एक तस्वीर थी, कुछ दिन पहले ही खींची थी। उसकी मुस्कान कितनी ताड़ा थी। अंजलि, कहां हो तुम? कुलदीप की आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई भी न दे, लेकिन उसमें अंतहीन निराशा और प्रार्थना थी। इस तरह अंजलि के गायब होने का पहला दिन बीत गया। किसी को नहीं पता था कि यह 5 साल का लंबा इंतजार बन जाएगा, और इन 5 सालों में कुलदीप और दिव्या को कितना दर्द सहना पड़ेगा। मामला एक रहस्य बनकर रह गया। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। अंजलि जैसे हवा में गायब हो गई थी। कुलदीप के पास बस उसकी आखिरी आवाज थी, पापा, मैं रियाजे के लिए जा रही हूं। वह आवाज उनके कानों में गूंजती रही। उस दिन की वह साधारण दोपहर कितनी कीमती थी, यह उन्हें अब समझ आ रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 5 साल बीत गए। पहले लगाए गए गुमशुदगी के पोस्टर अब पीले पड़ चुके थे। हवा और बारिश से फटे हुए कागड़ के टुकड़े खंभों पर जैसे तैसे लटके थे। एक समय पर साफ दिखने वाली अंजलि की तस्वीर भी अब इतनी धुंधली हो गई थी कि चेहरा पहचानना मुश्किल था। गांव वालों का नजरिया भी बदल गया था। पहले साल भर तो सबने दुख जताया और मदद करने की कोशिश की। पोस्टर बांटने में हाथ बटाया और मिलती जुलती लड़की देखने की कई खबरें भी आईं। दूसरे साल से लोगों ने थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी। तीसरे साल तक तो लोग नजरें मिलाने से भी कतराने लगे। अब 5वें साल में जब कुलदीप गली से गुजरते तो लोग असहज होकर रास्ता बदल लेते थे। कुलदीप की जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई थी। अंजलि के गायब होने के तुरंत बाद उन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया था। 30 साल की सैन्य सेवा, और वह भी तेमही से कर्नल के पद तक पहुंचे थे। अपने बैच में सबसे तेज तरक्की पाने वाले अफसर थे और जनरल बनना भी तय माना जा रहा था। लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जो बाप अपनी बेटी को नहीं ढूंढ सकता, वह कैसा फौजी। जिस दिन उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उनके कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा था, क्या तुम्हें सच में इसका पछतावा नहीं होगा? कुलदीप ने जवाब देने के बजाय सिर झुका लिया। 30 साल उन्होंने कभी आराम नहीं किया था, लेकिन बेटी को वापस पाने से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। इस बीच दिव्या काफी बड़ी हो गई थी। 9 साल की छोटी बेटी अब मिडिल स्कूल में जाने वाली थी। उसका कद भी काफी बढ़ गया था और अब वह कुलदीप के कंधे तक आती थी। लेकिन स्कूल में दिव्या की जिंदगी आसान नहीं थी। अरे, यह वही लड़की है जिसकी बहन घर से भाग गई थी। बेचारी, इसके पापा अभी भी पोस्टर चिपकाते फिरते हैं। बच्चों की कानाफूसी दिव्या के कानों तक पहुंचती थी। टीचर भी दिव्या को देखकर सहानुभूति भरी नजरों से देखते थे। स्कूल के स्पोर्ट्स डे या पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी पापा नहीं आ पाते थे, क्योंकि वो देश भर में अपनी बहन को ढूंढ रहे होते थे। छोटी सी दिव्या ने अकेले बाहर से सामान लाना सीख लिया था। उसने बाहर के दुकानदारों के चेहरे पढ़ना भी सीख लिया था। कौन सच में चिंता कर रहा है और कौन बस उत्सुकता से देख रहा है, यह वह समझने लगी थी। इस तरह दिव्या अपनी उम्र से पहले ही समझदार हो गई थी।
इंस्पेक्टर विक्रम राठौर के साथ भी उनके रिश्ते समय के साथ बदल गए थे। शुरुआत में पूरी लगन से जांच करने वाले इंस्पेक्टर भी अब थके हुए लगते थे। जब भी कुलदीप थाने जाते वह एक ही बात दोहराते, चौहान साहब, जब तक कोई नया सुराग नहीं मिलता हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप एक बार फिर से जांच नहीं कर सकते? सीसीटीवी ही दोबारा देख लें। 5 साल पुराने फुटेज डिलीट हो चुके हैं। रिकॉर्ड रखने की अवधि 1 महीना होती है। यह मैंने आपको कितनी बार बताया है। इंस्पेक्टर की आवाज में कोई भाव नहीं था। उनके लिए अंजलि का केस अब अनगिनत अनसुलझे मामलों में से एक था। फाइल कैबिनेट की गहराई में दबा एक कागज का बंडल, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कुलदीप को अगर कहीं सुकून मिलता था तो वह लापता लोगों के परिवारों की मीटिंग में था। हर महीने के पहले शनिवार को दिल्ली के पास एक छोटे से कैफे में यह मीटिंग होती थी। यहां आकर परिवार एक दूसरे का दर्द बांटते थे। मेरे बेटे को 7 साल हो गए, अब लगता है उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ऐसा मत कहिए, 10 साल बाद भी लोग मिले हैं। हाँ, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वे एक दूसरे को हिम्मत बंधाते थे, कोई भी झूठी दिलासा नहीं देता था। एक ही दर्द से गुजरने वाले लोग ही उस खामोशी की भाषा को समझ सकते थे। एक दिन उन्होंने गुब्बारों पर संदेश लिखकर आसमान में छोड़ने का कार्यक्रम रखा। कुलदीप ने कांपते हाथों से एक खत लिखा। अंजलि, पापा हैं, कहां हो तुम? पापा तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगे, बस थोड़ा इंतजार करना। लाल गुब्बारा आसमान में ऊपर उठता गया, धीरे धीरे छोटा होता हुआ बादलों में खो गया। कुलदीप तब तक आसमान को देखते रहे जब तक गुब्बारा आंखों से ओझल नहीं हो गया। उस शाम मीटिंग के बाद घर लौटते समय वह बस में थे। खिड़की के सहारे सिर टिकाए वह बाहर देख रहे थे। सूरज ढल रहा था। सड़क की स्ट्रीट लाइटें एक एक करके जलने लगी थीं। आज का दिन भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो रहा था। बस एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। सामने फुटपाथ पर एक लड़की चल रही थी। लंबे बाल, ऊंची पोनीटेल, कंधे पर बैग टांगने का अंदाज, चलने का तरीका। कुलदीप का दिल जोर से धड़का। अंजलि, अंजलि। कुलदीप अपनी सीट से उछल पड़े। बस में बैठे लोग चौंक कर उन्हें देखने लगे, लेकिन कुलदीप को किसी की परवाह नहीं थी। ड्राइवर साहब, दरवाजा खोलिए। साहब, बैठ जाइए, यह स्टॉप नहीं है, बहुत जरूरी है, प्लीज। कुलदीप की बेताब आवाज सुनकर ड्राइवर ने महबूरन दरवाजा खोल दिया। कुलदीप बस से कूदकर भागे। वह लड़की काफी दूर निकल चुकी थी। अंजलि, अंजलि। कुलदीप पागलों की तरह दौड़े। लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए वह आगे बढ़े। उनकी सांस फूल रही थी पर वो रुक नहीं सकते थे। लड़की एक गली में मुड़ी। कुलदीप और तेंढी से भागे। वह लगभग पहुंच ही गए थे, बस हाथ बढ़ाते तो पकड़ लेते। अंजलि। कुलदीप ने लड़की का कंधा पकड़ा। लड़की घबराकर पीछे मुड़ी। आह, एक चीख निकली, लेकिन वह कोई और थी। 20-22 साल की एक अजनबी लड़की। वह अंजलि नहीं थी। माँ, माफ कीजिए, मुझे लगा। कुलदीप ने जल्दी से हाथ हटाते हुए माफी मांगी, लेकिन लड़की डरकर पीछे हट गई। बचाओ, इस आदमी ने मुझे पकड़ा। लड़की की चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। एक आदमी ने लड़की के सामने आकर कुलदीप को रोका। यह क्या बदतमीजी है? नहीं, मुझे लगा यह मेरी बेटी है। कोई 100 नंबर पर फोन करो, यह आदमी मेरा पीछा कर रहा था। लड़की लगातार चिल्ला रही थी। किसी ने अपना फोन निकालकर पुलिस को फोन कर भी दिया था। कुलदीप हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हाथ उठाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। 10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी आ गई। 2 पुलिस वाले उतरे और मामला समझने लगे। इस आदमी ने मेरा पीछा किया और मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं बहुत डर गई, लड़की ने कांपती आवाज में कहा। पुलिस वाले ने कुलदीप की ओर देखा। सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे लगा यह मेरी खोई हुई बेटी है। उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था। आप थाने चलकर बात कीजिए। उन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। खिड़की के बाहर से तमाशा देख रहे लोग नजर आ रहे थे। सब कुलदीप को एक अजीब इंसान की तरह देख रहे थे। थाने का पूछताछ कक्ष छोटा और घुटन भरा था। ट्यूबलाइट की रोशनी ठंडी लग रही थी। कुलदीप एक प्लास्टिक की कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अपराधी हो। दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर विक्रम राठौर अंदर आए। उन्होंने कुलदीप को देखकर एक गहरी सांस ली। चौहान साहब, यह सब क्या है? आप सड़क पर एक लड़की का पीछा कर रहे थे। कुलदीप सिर नहीं उठा पाए। मुझे लगा वह मेरी बेटी है। उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था। राठौर ने एक कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए कहा। उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा सख्त थी। चौहान साहब,
अब बस कीजिए। 5 साल हो गए, 5 साल। आपने जितना करना था कर लिया। न कोई सबूत है, न कोई सुराग, न कोई गवाह। लेकिन आपको भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। दिव्या भी तो है। अगर आप ऐसे ही भटकते रहे तो आप भी और दिव्या भी दोनों टूट जाएंगे। राठौर ने एक फाइल निकालकर कुलदीप के सामने रखी। यह पिछले 5 सालों में आपके खिलाफ दर्ज हुई शिकायतें हैं। कुलदीप ने फाइलों पर नजर डाली। 1, 2, 3 पन्ने बढ़ते जा रहे थे। पिछले महीने आपने किसी के गोदाम में घुसने की कोशिश की थी। उससे पहले रात 2 बजे एक कबाड़खाने में कुछ ढूंढ रहे थे। रात में किसी के घर की दीवार फांदकर अंदर झांकना, दुकान पर ग्राहकों को जबरदस्ती पोस्टर देना, सब कुछ दर्ज है। कुलदीप की बोलती बंद हो गई। क्या उन्होंने सच में ऐसा किया था? उन्हें ठीक से याद भी नहीं था। आज का मामला उस लड़की ने समझौता कर लिया, इसलिए आप बच गए। लेकिन अगली बार मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। राठौर ने फाइल वापस रखते हुए आखिरी बात कही। आधिकारिक तौर पर यह जांच बंद हो चुकी है। अब आप यहां मत आइएगा। यह एक आखिरी चेतावनी थी। कुलदीप ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। थाने से निकलकर कुलदीप लड़खड़ाते हुए चले। सड़क की रोशनी धुंधली लग रही थी। आंखों में आंसू थे, पर वो रोए नहीं। रोने की भी हिम्मत नहीं बची थी। घर पहुंचे तो लिविंग रूम में लाइट जल रही थी। दिव्या ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर रखा था और उनका इंतजार कर रही थी। ठंडी हो चुकी दाल, रोटी और अचार। वह कब से मेरा इंतजार कर रही होगी। पापा, खाना खा लीजिए, दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कुलदीप का चेहरा देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। पापा, क्या हुआ? कुलदीप टेबल के सामने बैठ गए। चम्मच उठाया और फिर रख दिया। कांपते हाथों से उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया। पापा, दिव्या ने चिंता भरी आवाज में पुकारा। मुझे माफ कर दे दिव्या, बेटा। पापा, 5 साल से दबाए हुए सारे जज्बात एक साथ बाहर आ गए। मैं अंजलि को ढूंढने के चक्कर में तुझ पर भी ध्यान नहीं दे पाया। मैं ये क्या कर रहा हूं? कुलदीप टेबल पर सिर रखकर सिसकने लगे। उनके कंधे हिल रहे थे। दिव्या पापा के पास गई और उनकी पीठ सहलाई। पापा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, सच में। माफ कर दे बेटा, सच में माफ कर दे। दिव्या ने पापा को कसकर गले लगा लिया। 14 साल की एक लड़की की छोटी सी हिम्मत, लेकिन उस सहारे में कुलदीप बहुत देर तक रोते रहे। कितना समय बीता होगा पता नहीं। कुलदीप ने धीरे से सिर उठाया। उस रात कुलदीप सो नहीं पाए। इंस्पेक्टर राठौर की बातें कानों में गूंज रही थीं। अब बस कीजिए, लेकिन वह कैसे बस कर सकते थे? क्या पता अंजलि कहीं उनका इंतजार कर रही हो। अब कुलदीप के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। पुलिस ने उम्मीद छोड़ दी थी। लोगों ने मुंह मोड़ लिया था। तभी अचानक कुलदीप को गली के आखिर में एक छोटे से ज्योतिष कार्यालय का बोर्ड याद आया। अगली सुबह कुलदीप जिंदगी में पहली बार किसी ज्योतिष के पास गए। लाल कपड़े से ढंका एक पुराना सा बोर्ड हवा में हिल रहा था। दरवाजा खोलकर अंदर गए तो अगरबत्ती की महक ने नाक में भर गई। 60 साल के करीब एक पंडित जी गद्दी पर बैठे थे। क्या काम है बेटा? कुलदीप ने कामपति आवाज में कहा। मेरी बेटी 5 साल पहले लापता हो गई थी। क्या आप बता सकते हैं वह कहां है? पंडित जी ने कुलदीप का हाथ पकड़ा और देर तक देखते रहे। आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाए और फिर धीरे से बोले, पानी के पास है। जहां पानी की टप टप की आवाज आती है उसके नीचे कांप रही है बेचारी। कुलदीप का दिल धड़कने लगा। कहां? ठीक ठीक बताइए, कहां है? कोई बड़ी झील या नदी उसके आसपास ही कहीं है। पास में ही है, दूर नहीं। पंडित जी की बात सुनकर कुलदीप को जैसे होश आ गया। टिहरी डैम घर से ज्यादा दूर नहीं था। कुलदीप ने दक्षिणा के पैसे फेंके और वहां से निकल आए। उस दिन से कुलदीप ने टिहरी डैम के आसपास का कोना कोना छानना शुरू कर दिया। डैम के किनारे चलते हुए हर जगह की तलाशी ली। पहले दिन डैम के पश्चिमी हिस्से की तलाशी ली। 3 पुराने वीरान घर देखे। धूल भरे कमरे, टूटी खिड़कियां, चूहों के भागने की आवाज। लेकिन अंजलि वहां नहीं थी। दूसरे दिन पूर्वी हिस्से में गए। एक पुरानी नाव की मरम्मत की दुकान मिली। जंग लगे दरवाजे को खोला तो फफूद की बदबू आई। कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन डैम के नीचे बसे गांव में गए। खाली गोदाम, पुरानी फैक्ट्री, वीरान घर। गांव वालों से भी पूछा। यहां 5 साल पहले किसी अजनबी को देखा था। शायद उसके साथ एक जवान लड़की रही हो। पता नहीं साहब, यहां तो सब पुराने लोग रहते हैं। कोई नया आता है तो पता चल जाता है। किसी को कुछ नहीं पता था। चौथा, पांचवां, छठा दिन कुलदीप भटकते रहे। उनके जूते कीचड़ से सन गए।
कपड़े पसीने से भीग गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक हफ्ता बीतने पर कुलदीप थककर नदी किनारे एक बेंच पर बैठ गए। सामने नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। डूबते सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी। कुलदीप ने सिर पकड़कर बुदबुदाया, मैं यह क्या कर रहा हूं? एक ज्योतिषी की बात पर यकीन करके उन्हें खुद पर शर्म आने लगी। एक तर्कसंगत सोचने वाला फौजी अफसर अब एक ज्योतिषी की बातों पर चल रहा था। क्या इंस्पेक्टर राठौर सही थे? क्या सच में अब उन्हें रुक जाना चाहिए? उस रात कुलदीप ने एक सपना देखा। पहले एक अंधेरी जगह दिखी, इतनी गहरी कि रोशनी का नामो निशान नहीं था। उस अंधेरे में एक धुंधली सी नीली चीज दिखाई दी, एक बड़े से टैंक जैसी, लेकिन उसका आकार साफ नहीं था। बस इतना दिख रहा था कि कोई गोल और बड़ी चीज अंधेरे में रखी है। ऊपर से पानी की बूंदें गिरने की आवाज आ रही थी, टप टप। एक नियमित अंतराल पर गिरती बूंदों की आवाज सपने की खामोशी को तोड़ रही थी, और दूर से एक धीमी सी कंपन की आवाज आ रही थी, जैसे कोई संगीत हो या कोई मशीन चल रही हो। साफ नहीं था, लेकिन एक लगातार गूंजती आवाज सपने में भरी हुई थी। इन सब में सबसे साफ थी अंजलि की आवाज, पापा मुझे बचा लो। अंजलि बार बार एक ही बात कह रही थी। उसकी आवाज फटी हुई और थकी हुई लग रही थी। कुलदीप सपने में अपनी बेटी को ढूंढते हुए चिल्लाए, अंजलि कहां हो तुम? पापा आ रहे हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस पानी की बूंदों और धीमी कंपन की आवाज आती रही। कभी कभी किसी का साया घूरता था, एक लंबे आदमी का सिलहूट, लेकिन चेहरा बिल्कुल नहीं दिखता था। जैसे ही कुलदीप उस साए का पीछा करने की कोशिश करते, अचानक रोशनी हो जाती और उनकी नींद खुल जाती। सुबह के 3 बजे थे। कुलदीप ने बिस्तर के पास दराज से एक नोटबुक निकाली। कांपते हाथों से उन्होंने आज का सपना लिखा। वही सपना, नीला टैंक, आवा, कंपन। एक आदमी का साया था, चेहरा नहीं दिखा। और फिर उन्होंने जोड़ा, लगता है अंजलि सच में कहीं है, लेकिन अब कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। पुलिस, लोग, यहां तक कि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं पागल हो रहा हूं या नहीं। कुलदीप ने पेन रखा और खिड़की से बाहर देखा। सुबह हो रही थी, एक और दिन शुरू हो रहा था। फरवरी का एक बारिश वाला दिन था। कुलदीप हमेशा की तरह गांव के नोटिस बोर्ड पर अंजलि के गुमशुदगी के पोस्टर लगा रहे थे। हवा से गिरे एक कागड़ को जब वो दोबारा लगा रहे थे, तभी किसी ने गिरे हुए पोस्टर को उठाकर उनके साथ लगाना शुरू कर दिया। मैं मदद कर दूं। वह एक अजनबी आदमी था, 40-45 साल का, हाथ में काला छाता लिए, चेहरे पर एक शांत मुस्कान। कुलदीप ने सिर हिलाया, शुक्रिया। अकेले लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उस आदमी ने चुपचाप पोस्टर को ध्यान से लगाया, टेप को चारों कोनों पर ठीक से चिपकाया और हाथ से सहलाकर सिलवटें मिटाई। उसके काम में एक लगन दिख रही। कुलदीप को बहुत दिनों बाद किसी से एक छोटी सी सांत्वना मिली। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैंने आपको कई बार पोस्टर लगाते हुए देखा है। राकेश ने हाथ बढ़ाया और कुलदीप ने उसका हाथ थाम लिया। उस दिन के बाद राकेश गांव में अक्सर दिखने लगा। सुबह सुबह नदी किनारे कचरा उठाते हुए, बुजुर्गों का भारी सामान उठाने में मदद करते हुए, आवारा बिल्लियों को खाना देते हुए। वह कम बोलने वाला और मेहनती इंसान लगता था। एक दिन दोपहर में दिव्या ट्यूशन से लौट रही थी कि अचानक तेभा बारिश होने लगी। बैग से सिर ढककर भागती दिव्या के सामने एक काला छाता आया। बेटा, छाते में आ जाओ। वह राकेश था। दिव्या पहले तो झिझकी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वह छाते के नीचे आ गई। राकेश ने दिव्या को घर तक छोड़ा और छाता वहीं छोड़कर जाने लगा। अंकल, आपका छाता। कोई बात नहीं, बाद में दे देना। कुलदीप ने बेटी के हाथ में छाता देखकर उसका शुक्रिया अदा किया। उस शाम वह राकेश के घर छाता लौटाने और धन्यवाद कहने गए। राकेश ने शर्माते हुए हाथ हिलाया। अरे, इसमें क्या है? पड़ोसी एक दूसरे के काम ही तो आते हैं। बातों बातों में पता चला कि राकेश ने भी अपनी पत्नी को खो दिया है। 6 साल पहले मेरी पत्नी कैंसर से गुजर गई। काफी लंबा इलाज चला, कोई बच्चा भी नहीं है। मैं अकेला ही रह गया। राकेश की आंखों में एक गहरा दर्द था। कुलदीप उस दर्द को अच्छी तरह पहचानते थे। किसी अपने को खोने का वह खास गम। मैंने भी अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो दिया था। दोनों आदमी कुछ देर चुप रहे। बाहर सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। राकेश ने ही पहले बोलना शुरू किया। थोड़ी सी शराब पिएंगे? और इस तरह दोनों ने जाम टकराए। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं थी। एक दूसरे का दर्द समझने वालों के बीच खामोशी भी एक दिलासा होती है। समय के साथ राकेश कुलदीप के घर और भी ज्यादा आने जाने लगा। पहले महीने
में एक बार, फिर 2 हफ्ते में एक बार और फिर हर हफ्ते वह हमेशा कोई छोटा सा तोहफा लेकर आता। कभी फल, कभी घर का बना खाना, कभी दिव्या के लिए प्रैक्टिस बुक। सुना है दिव्या को गणित में मुश्किल होती है। मैं कॉलेज में गणित का छात्र था, क्या मैं मदद कर सकता हूं? राकेश का प्रस्ताव अप्रत्याशित था। कुलदीप की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह ट्यूशन का खर्च उठा सकें, लेकिन राकेश ने मना कर दिया। पैसों की जरूरत नहीं है, घर पर अकेला बोर होता हूं और मुझे पढ़ाने में मजा आता है। दिव्या को पहले तो एक अजनबी अंकल से पढ़ना अजीब लगा, लेकिन राकेश का समझाने का तरीका हैरान करने वाला रूप से आसान और स्पष्ट था। मुश्किल समीकरण भी उसके समझाने पर जादू की तरह हल हो जाते थे। दिव्या के गणित में 1 महीने में 20 नंबर बढ़ गए। पापा, राकेश अंकल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, स्कूल के टीचर से भी ज्यादा अच्छे से समझ आता है। दिव्या का खिला हुआ चेहरा देखकर कुलदीप को तसल्ली हुई। बड़ी बेटी को खोने के बाद पहली बार घर में हंसी की आवाज लौटी थी। गांव के लोग भी राकेश की तारीफ करते थे। कैफे का मालिक कहता था कि राकेश रोज सुबह जल्दी उठकर सड़क साफ करता है, और किराना दुकान वाली आंटी कहती थी कि वह बहुत तमींदार है, वह आदमी बहुत मेहनती है। पिछली बार अकेले ही नदी किनारे से कचरे के 10 बोरे भरे थे। कुलदीप ने सिर हिलाया। आजकल ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। राकेश अंजलि को ढूंढने में भी पूरी मदद करता था, साथ में पोस्टर चिपकाता, अलग अलग इंटरनेट फोरम पर पोस्ट डालता और लापता लोगों के परिवारों की मीटिंग की जानकारी भी लाकर देता था। राकेश की मदद से कुलदीप को फिर से उम्मीद मिलने लगी थी। 5 साल बीत गए थे, लेकिन अभी हार मानना जल्दबाजी होगी। एक दिन इंस्पेक्टर विक्रम राठौर गांव से गुजर रहे थे कि उनकी नौर राकेश पर पड़ी। इंस्पेक्टर ने राकेश को देखकर हल्का सा सिर झुकाया। आप राकेश शर्मा है ना? सुना है आप चौहान साहब की मदद कर रहे हैं। जी, बस थोड़ी सी मदद करना चाहता हूं। इंस्पेक्टर ने बिना किसी शक के सिर हिलाया। मदद करने वाला कोई पड़ोसी होना अच्छी बात है। चौहान साहब बहुत परेशान रहे हैं। शाम को राकेश अक्सर कुलदीप के घर पर ही खाना खाता था। दिव्या अब तक राकेश को चाचा की तरह मानने लगी थी। कुलदीप बेटी का खुश चेहरा देखकर मुस्कुराते थे। अंजलि के जाने के बाद दिव्या हमेशा चुप और उदास रहती थी, लेकिन राकेश के आने के बाद वह धीरे धीरे खिलने लगी थी। उस रात कुलदीप देर से घर लौटे। घर में घुसे तो देखा दिव्या सोफे पर सो रही है। टेबल पर एक गिलास गर्म दूध और एक छोटा सा नोट रखा था। नोट खोला तो राकेश की लिखाई थी, दिव्या इंतरा करते करते सो गई, सर्दी से बचकर रहिएगा। कुलदीप ने सोती हुई बेटी के माथे को सहलाया और टेबल पर बैठकर दूध का एक घूंट पिया। वह अभी भी गर्म था। इसका मतलब था कि राकेश कुछ देर पहले ही यहां था। खिड़की से बाहर देखा तो राकेश के घर की लाइट जल रही थी। बहुत धीमी सी संगीत की आवाज आते हैं कभी पहले की लाज खिड़की तरह संतत कर रही थी। राकेश ने बताया था कि उसे संगीत पसंद है। मैंने बेसमेंट में एक छोटा सा म्यूजिक स्टूडियो बनाया है, साउंड प्रूफ है, इसलिए रात में भी संगीत सुन सकता हूं। कुलदीप ने दूध खत्म करके गिलास धोया, दिव्या को गोद में उठाकर कमरे में ले गए और कंबल ओढ़ाया। बेटी का शांत चेहरा देखकर कुलदीप ने सोचा, बस ऐसी ही शांति बनी रहे, अब और कोई दुख ना आए। लेकिन उस रात कुलदीप ने फिर वही सपना देखा। अंजलि अंधेरे में रो रही है और उसके पास एक धुंधला सा आदमी का साया है। आज वह साया थोड़ा और साफ लग रहा था। मार्च के एक खुशनुमा दिन दिव्या मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर शीशे के सामने खड़ी थी। ग्रे जैकेट, चेक स्कर्ट और लाल टाई। कुलदीप बेटी को देखकर भावुक हो गए। अंजलि भी इस उम्र में यही यूनिफॉर्म पहनती थी। पापा, कैसी लग रही हूं? अजीब तो नहीं लग रही? दिव्या ने शर्माते हुए पूछा। कुलदीप ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत सुंदर, हमारी दिव्या अब इतनी बड़ी हो गई, समय कितनी तेजी से बीतता है। राकेश भी साथ था। वह कैमरा लेकर तस्वीरें खींच रहा था। अब तक राकेश परिवार के हर कार्यक्रम का हिस्सा बन चुका था। दिव्या, इधर देखो, 1 2 3। शटर की आवाज के साथ दिव्या की नई शुरुआत कैद हो गई। स्कूल के पहले दिन के बाद कुलदीप क्लास टीचर से मिले। टीचर को दिव्या के परिवार की स्थिति के बारे में पता था। सर, दिव्या बहुत होशियार और मेहनती बच्ची है, आप चिंता मत कीजिए, वह अच्छे से घुल मिल जाएगी। कुलदीप को राहत तो मिली, लेकिन एक खालीपन भी महसूस हुआ। दिव्या के बड़े होने की खुशी जितनी बढ़ती, अंजलि की कमी उतनी ही ज्यादा गलती थी। राकेश इम्तिहान के दिनों में देर रात तक दिव्या को पढ़ाता था। दिव्या के नंबर लगातार सुधर रहे थे, खासकर गणित और विज्ञान में वह क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। चाचा ने जैसे बताया था वैसे ही किया तो सब आसान लगा।
दिव्या की खुश आवाज सुनकर कुलदीप राकेश का दिल से शुक्रिया अदा करते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें लगता था कि राकेश जिस तरह दिव्या को देखता है उसमें कुछ अजीब है। वह बता नहीं सकते थे कि क्या, लेकिन कुछ था जो खटकता था। कुलदीप ने अभी भी अंजलि को ढूंढना नहीं छोड़ा था। कभी देहरादून से, कभी चंडीगढ़ से, तो कभी मेरठ से खबर आती, पोस्टर वाली लड़की जैसी एक लड़की को देखा है, एक दुकान पर काम करती है। कुलदीप हर बार भागे भागे जाते, लेकिन हर बार वह कोई और निकलती, शक्ल मिलती थी, पर वह अंजलि नहीं होती थी। निराश होकर लौटते हुए रास्ते में हमेशा राकेश ही उन्हें हिम्मत देता था। हिम्मत रखिए, एक दिन वह जरूर मिल जाएगी। राकेश की दिलासा गर्मजोशी भरी होती थी, लेकिन क्यों न जाने कुलदीप के मन में एक कांटा सा चुभ जाता था। गांव में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थीं। पुरानी स्ट्रीट लाइट बदलकर नई लग गई, पहाड़ से एक जंगली सुअर उतरकर कूड़ेदान में घुस गया, किसी के गोदाम से साइकिल चोरी हो गई। एक सामान्य गांव की रोमर्रा की जिंदगी, लेकिन एक और अजीब बात हो रही थी। रात में गांव में कहीं से एक अजीब सी आवाज आती थी। ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते थे, सोचते थे कि पुराने पाइप की आवाज होगी या हवा की। कुलदीप के सपने अभी भी जारी थे। अंजलि अंधेरे में कैद है, लेकिन अब वह उन सपनों का मतलब निकालने की कोशिश नहीं करते थे। उन्होंने सपनों की डायरी लिखना भी बंद कर दिया था। एक शाम तीनों साथ में खाना खा रहे थे। राकेश घर से दाल रोटी बनाकर लाया था और दिव्या मने से खाते हुए स्कूल की बातें बता रही थी। आज आर्ट क्लास में परिवार की ड्राइंग बनानी थी। टीचर ने मेरी ड्राइंग की बहुत तारीफ की। क्या बनाया था? कुलदीप ने पूछा। दिव्या ने बैग से अपनी ड्राइंग बुक निकाली। तस्वीर में कुलदीप, दिव्या और राकेश बने हुए थे। तीनों हाथ पकड़े मुस्कुरा रहे थे। राकेश तस्वीर देखकर मुस्कुराया, लेकिन अचानक दिव्या के पेन को देखकर बोला, अच्छा तो दिव्या सीधे हाथ से लिखती है। लेकिन फिर राकेश ने आगे कहा, अंजलि तो उल्टे हाथ से लिखती थी, है ना? कुलदीप का हाथ रुक गया। चम्मच हाथ में लिए वह राकेश को घूरने लगे। वह अपनी हैरानी छिपा नहीं पाए। तुम्हें कैसे पता कि अंजलि लेफ्ट हैंडेड थी? राकेश एक पल के लिए घबराया, लेकिन फिर तुरंत सामान्य होकर बोला, अरे शायद तस्वीरों में देखा होगा, आपके घर में जो तस्वीरें हैं। लेकिन कुलदीप जानते थे घर में अंजलि की ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी जिससे यह पता चले। अंजलि फोटो खिंचवाते समय हमेशा अपने हाथ सीधे रखती थी। एक छोटी सी खामोशी छा गई। दीवार घड़ी की सुई की टिक टिक की आवाज ही गूंज रही थी। 1, 2, 3, जैसे समय रुक गया हो। राकेश ने ही पहले बात शुरू की, या फिर शायद आपने ही कभी बताया होगा। शराब पीते समय आप अंजलि की बहुत बातें करते थे। कुलदीप ने याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया था कि अंजलि लेफ्ट हैंडेड है। इतनी छोटी सी बात बताने का कोई कारण ही नहीं था। दिव्या ने दोनों बड़ों के बीच का तनाव महसूस कर लिया था और चुपचाप खाना खाने लगी। राकेश ने बड़ी आसानी से बात बदल दी। दिव्या, अगले हफ्ते हम साइंस सेंटर जाने वाले थे ना? मैंने तारामंडल शो की बुकिंग कर ली है। हाँ चाचा, मैं बहुत उत्साहित हूं। बातचीत फिर से सामान्य हो गई, लेकिन कुलदीप के मन में शक का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था। राकेश को कैसे पता कि अंजलि लेफ्ट हैंडेड थी? खाना खत्म होने के बाद राकेश चला गया और कुलदीप अकेले लिविंग रूम में बैठे रहे। दिव्या कमरे में होमवर्क कर रही थी। कुलदीप धीरे से उठे और अंजलि के कमरे में गए। 5 साल से वैसा का वैसा कमरा, मैम पर धूल जम गई थी, लेकिन सामान वहीं था। कुलदीप ने दराज खोली और अंजलि की डायरी निकाली। उल्टे हाथ से लिखी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट नजर आई। पापा क्या कर रहे हैं? दिव्या दरवाजे पर खड़ी थी। कुलदीप ने डायरी वापस रखते हुए कहा, बस तेरी दीदी की याद आ गई। दिव्या पापा के पास आकर बैठ गई। दोनों कुछ देर चुपचाप अंजलि के कमरे को देखते रहे। पापा, क्या चाचा दीदी को जानते हैं? दिव्या की बात पर कुलदीप ने मुड़कर देखा। बेटी की आंखों में भी कुछ अजीब सा शक था। ऐसा क्यों सोच रही हो? बस ऐसे ही। कभी कभी जब दीदी की बात होती है तो चाचा का चेहरा अजीब हो जाता है, जैसे वह कुछ और जानते हों। कुलदीप ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा। शायद वह हमारे लिए बहुत खोजबीन करते हैं, इसलिए ऐसा लगता होगा। लेकिन उस रात कुलदीप सो नहीं पाए। अगर राकेश अंजलि को जानता है तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राकेश ऐसा क्यों करेगा? उसे हमारे इतने करीब आने की क्या जरूरत थी? खिड़की से बाहर देखा तो राकेश के घर की लाइट जल रही थी। बेसमेंट की खिड़की से एक धीमी सी रोशनी आ रही थी। संगीत की कोई आवाज नहीं थी, बस सन्नाटा था। कुलदीप ने पर्दा बंद किया और बिस्तर पर लेट गए। राकेश आखिर है कौन?
क्या वह सच में एक भला पड़ोसी है? और उसे कैसे पता कि अंजलि लेफ्ट हैंडेड थी? रात के 9:30 बजे दिव्या ट्यूशन से घर लौट रही थी। गली में अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट की रोशनी लंबी परछाइयां बना रही थी। रो की तरह एक सामान्य रात थी, लेकिन राकेश के घर के सामने से गुड़ते हुए दिव्या के कदम रुक गए। बेसमेंट की ओर जाने वाले रास्ते से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। पहले तो उसे लगा कि हवा की आवाज है, लेकिन ध्यान से सुनने पर साफ हो गया कोई रो रहा था, या यूं कहें कि कोई अपनी सिसकियां दबा रहा था, या शायद पाइप के अंदर हवा का कंपन था। दिव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बैग को कसकर पकड़ा और एक कदम और पास गई। आवाज भी यकीनन बेसमेंट से ही आ रही थी। तभी रास्ते के आखिर में खट की आवाज आई, जैसे कोई धातु का दरवाजा बंद हुआ हो। दिव्या ने मुड़कर देखा तो वहां सन्नाटा था, रास्ता खाली था और रोने की आवाज भी गायब हो चुकी थी। क्या यह पाइप में हवा की आवाज थी या वहां कोई था? दूर से देखने के कारण वह पक्का नहीं कह सकती थी। घर पहुंचकर दिव्या काफी देर तक सोचती रही, क्या पापा को बताना चाहिए? लेकिन कुलदीप का थका हुआ चेहरा याद आ गया। दीदी को ढूंढने के लिए देश भर में भटकने वाले पापा जो हर बार निराश लौटते थे। वह झूठी उम्मीद देकर पापा को और दुखी नहीं करना चाहती थी। दिव्या को अपने कानों पर शक होने लगा। वह बस हवा की आवाज होगी या फिर पानी के पाइप की। दिव्या ने खुद को यकीन दिलाया और कुछ न कहने का फैसला किया। अगले दिन स्कूल में दोस्त कानाफूसी कर रहे थे। यार, तुम्हारे गांव में जो बेसमेंट वाला घर है, वहां से रात में भूत की आवाज आती है। सच में? कैसी आवाज? एक औरत के रोने की या हंसने की। बहुत डरावना है। दिव्या चौंक गई, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। दूसरे दोस्त ने कहा, मैंने भी सुनी है। पिछले हफ्ते ट्यूशन से लौटते हुए सच में बहुत डर लगा था। कुछ खटकने की भी आवाज आ रही थी। हाँ, वहां पक्का कुछ है। मेरी मम्मी ने भी रात में टहलते हुए अजीब आवाज सुनी थी। कहीं सच में भूत तो नहीं? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, हवा की आवाज होगी। दोस्त मार्क में बातें कर रहे थे, लेकिन दिव्या ने सब कुछ गंभीरता से सुना। सिर्फ उसने ही नहीं, और लोगों ने भी वह आवाज सुनी थी। तो क्या वहां सच में कुछ है? उस दोपहर राकेश हमेशा की तरह ट्यूशन पढ़ाने आया। वह गणित के सवाल हल करवाते हुए प्यार से समझा रहा था, दिव्या, इस सवाल को ऐसे हल करना है, पहले फार्मूला लगाओ। और राकेश की आवाज हमेशा की तरह नरम थी, लेकिन दिव्या को पहली बार उससे एक दूरी महसूस हुई। वह राकेश से नजरें मिलाने से बच रही थी और जवाब भी छोटे छोटे दे रही थी। जी, हम नहीं पता। राकेश ने दिव्या का बदला हुआ बर्ताव भांप लिया और पूछा, दिव्या, आज कुछ हुआ है क्या? थकी हुई लग रही हो। नहीं, बस थोड़ी नींद आ रही है। उस दिन राकेश की नजरें दिव्या पर कुछ ज्यादा ही देर तक टिकी रहीं, जैसे वह दिव्या के मन की बात पढ़ना चाहता हो। कारण वह नहीं बता सकती थी, लेकिन उसे घुटन महसूस हो रही थी। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, आराम करो। राकेश ने उठते हुए दिव्या का कंधा हल्का सा थपथपाया। रोम की तरह ही था, लेकिन आज क्यों न जाने दिव्या को सिहरन महसूस हुई। दिव्या ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, जी चाचा, नमस्ते। राकेश के जाने के बाद भी दिव्या काफी देर तक वहीं बैठी रही। उसका दिल धड़क रहा था, कुछ तो गैबा थी। राकेश चाचा हमेशा प्यार से रहते थे, अच्छा बर्ताव करते थे, तो फिर आज इतना असहज क्यों लग रहा है? उस रात कुलदीप ने फिर सपना देखा। इस बार थोड़ा और साफ। अंधेरी जगह में एक धीमी कंपन की आवाज आ रही थी और साथ में धातु के खुरचने की आवाज भी, जैसे लोहा लोहे से टकरा रहा हो। सपने में अंजलि चीख रही थी, पापा प्लीज मुझे ढूंढो। कुलदीप पसीने से तर होकर उठे। सुबह के 3 बजे थे। वह बिस्तर पर बैठकर देर तक अपनी सांसों को काबू में करते रहे। बहुत ही असली सपना था, लेकिन कुलदीप ने खुद को समझाया, यह बस एक सपना है। कुलदीप ने खुद को दिलासा देकर सपने का मतलब दफन कर दिया। वह अब और झूठी उम्मीदों पर नहीं टिक सकते थे। दिव्या सो नहीं पा रही थी। कल सुनी हुई रोने की आवाज कानों में गूंज रही थी और दोस्तों की बातें भी याद आ रही थीं। कहीं सच में कोई कैद तो नहीं है? दिव्या चुपके से कमरे से बाहर निकली, फोन उठाया और चप्पल पहनी। दबे पांव घर से निकलकर वह राकेश के घर की ओर गई। इस बार वह पास नहीं गई। दूर से जहां बेसमेंट का रास्ता दिखता था, वहां खड़ी हो गई और फोन का रिकॉर्डर ऑन कर दिया। बिल्कुल खामोश। अपनी सांसें रोककर उसने 5 मिनट तक रिकॉर्डिंग की। कोई आवाज नहीं आई, बस हवा और दूर से गुरती गाड़ी की हल्की आवाज थी।
दिव्या ने रिकॉर्डिंग बंद की और चुपचाप घर लौट आई। कमरे में आकर दिव्या ने ईयरफोन लगाया और रिकॉर्डिंग चलाई। पहले तो कुछ सुनाई नहीं दिया, बस हवा की आवाज। लेकिन जब उसने वॉल्यूम पूरा किया और ऑडियो वेव फॉर्म को ध्यान से देखा तो कुछ अजीब दिखा। रिकॉर्डिंग के बीच में एक जगह पर वेव फॉर्म हल्का सा ऊपर उठा था, बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग। दिव्या ने उस हिस्से को बार बार सुना, 1, 2, 3। 10वीं बार सुनने पर दिव्या की सांसें रुक गईं, बहुत ही धीमी, लगभग न के बराबर। एक इंसान की आवाज जैसी कुछ सुनाई दी, ड्रोन पापा। दिव्या के हाथ कांपने लगे। उसने ईयरफोन निकालकर दोबारा लगाया और फिर से सुना। साफ था, कोई पापा कह रहा था, बहुत ही धीमी और लगभग अनसुनी, लेकिन यकीनन एक इंसान की आवाज। दिव्या ने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या यह सच में दीदी की आवाज है या किसी और की, या फिर बस हवा की आवाज गलती से ऐसी सुनाई दे रही है? दिव्या ने पापा के कमरे की ओर देखा। लाइट बंद थी, पापा सो रहे होंगे। क्या अभी उन्हें जगाकर यह रिकॉर्डिंग सुनानी चाहिए? लेकिन दिव्या हिचकिचाई। अगर यह मेरा वहम हुआ तो? अगर पापा फिर से उम्मीद लगाकर निराश हुए तो? दिव्या ने फोन तकिए के नीचे रखा और लेट गई। लेकिन नींद कहां आने वाली थी। आंखें बंद करने पर भी वह आवाज सुनाई दे रही थी, डॉट पा, डॉट पा। बाहर हवा चल रही थी और राकेश के घर के बेसमेंट की खिड़की से अभी भी एक धीमी रोशनी आ रही थी। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन दिव्या के मन का शक और भी गहरा होता जा रहा था। अगली सुबह दिव्या की आंखों के नीचे काले घेरे थे। कुलदीप ने बेटी का थका हुआ चेहरा देखकर पूछा, दिव्या, रात को सोई नहीं क्या? चेहरा उतरा हुआ है। नहीं पापा, बस सपने बहुत आए, शायद इसलिए। दिव्या ने झूठ बोला। उसे लगा कि अभी बताने का सही समय नहीं है। कुलदीप ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज स्कूल से जल्दी घर आ जाना, पापा खाना बनाएंगे। जी पापा। दिव्या जबरदस्ती मुस्कुराते हुए स्कूल चली गई, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से उस रिकॉर्डिंग में अटका हुआ था। क्लास में भी वह ध्यान नहीं लगा पा रही थी। दिव्या ने फैसला कर लिया, उसे और जांच करनी होगी। राकेश चाचा के बेसमेंट में जो भी राव है उसे जानना ही होगा। उस शाम दिव्या खिड़की से राकेश के घर को देख रही थी। बेसमेंट में लाइट जल रही थी। राकेश रात को बेसमेंट में क्या करता है? दिव्या ने फिर से फोन निकालकर रिकॉर्डिंग चलाई और फिर से उस हिस्से को सुना। इस बार उसे यकीन हो गया, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, वहां सच में कोई है। दिव्या ने एक नोटबुक में तारीख और समय लिखना शुरू कर दिया। आज से वह हर रो लिखेगी। राकेश चाचा कब घर पर होते हैं, बेसमेंट की लाइट कब जलती है, अजीब आवाज कब आती है, उसे सबूत इकट्ठा करने होंगे, तभी वह पापा को यकीन दिला पाएगी। रात गहरी होती गई और दिव्या की छोटी सी जंग शुरू हो गई। उस रात से गांव में एक अजीब अफवाह फैलने लगी, एक भूत के हंसने की अफवाह। शुरुआत गांव के चौपाल से हुई। रात में टहलने वाले एक बुजुर्ग ने गली के आखिर में एक अजीब आवाज सुनी थी, हंसने जैसी या रोने जैसी। एक अजीब सी आवाज। रात में गली के आखिर से हंसने जैसी आवाज आती है, जैसे पानी के अंदर से हवा के बुलबुले निकलते हैं, वैसी टक टक करके। किराना दुकान वाली आंटी ने भी सुना था। सुबह दुकान खोलने निकली तो कहीं से धीमी सी हंसने की आवाज आई। वह इतना डर गईं कि जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर चली गईं। असल में वह आवाज एक पुराने पानी के पंप की थी। पुराना पंप जब खाली चलता था तो उसकी आवाज रात में एक खास एंगल से टकराकर गूंजती थी। गली की संकरी बनावट की वजह से आवाज और भी तेज और विकृत होकर किसी इंसान की हंसी जैसी लगती थी। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था। लोगों को भूतों की कहानी में ज्यादा दिलचस्पी थी। उस रात कुलदीप ने अपने कमरे में वह आवाज सुनी, खिड़की की दरार से आती हुई एक धीमी सी हंसी जैसी आवाज। कुलदीप ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन वह पक्का नहीं कह सकते थे। शायद हवा की आवाज हो। उसी वक्त दिव्या ने भी अपने कमरे में वह आवाज सुनी, इस बार और भी साफ, जैसे कोई हंस रहा हो या चीख रहा हो। दिव्या ने कंबल सिर तक ओढ़ लिया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं बताया। उन्हें यकीन नहीं था और वे एक दूसरे को डराना भी नहीं चाहते थे। अगले दिन से राकेश दिखना बंद हो गया। पहले दिन दिव्या ट्यूशन के समय इंतजार करती रही, लेकिन राकेश नहीं आया। फोन किया पर उसने नहीं उठाया। दूसरे दिन कुलदीप राकेश के घर गए, लेकिन कोई नहीं था। दरवाजे की घंटी बजाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन दिव्या खुद राकेश के घर के सामने गई। दरवाजे पर ताला लगा था और दूध के 3 पैकेट बाहर पड़े थे।
अखबार भी वैसे ही पड़ा था। चाचा कहाँ चले गए? दिव्या को चिंता होने लगी। अचानक गायब हो जाना बहुत अजीब था, वह भी ठीक तब जब उसने रिकॉर्डिंग में अजीब आवाज सुनी थी। दिव्या ने हर रात बेसमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी, दूर से, ताकि कोई उसे देख न ले। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी शांति रही। तीसरी रात दिव्या ने हिम्मत करके थोड़ा और पास जाने का फैसला किया। वह बेसमेंट की ओर जाने वाली सीढ़ियों तक उतर गई। टॉर्च जलाकर उसने ध्यान से आसपास देखा। सीढ़ियों के पास से वह बेसमेंट की ज्यादा जो अपर का हरीलहा में जाला था। नीचे धूल भरे एक कोने में कुछ फंसा हुआ था। दिव्या ने झुककर उसे उठाया। गुलाबी धागे से लिपटा एक ईयरफोन का टुकड़ा। दिव्या के हाथ कांपने लगे। वह इस ईयरफोन को अच्छी तरह जानती थी। यह उसकी दीदी अंजलि का था। अंजलि को ईयरफोन के तार उलझना पसंद नहीं था, इसलिए वह हमेशा गुलाबी धागे से तार को लपेट कर रखती थी। दिव्या को याद आया कि बचपन में वह दीदी से कहती थी, दीदी मुझे भी गुलाबी धागा दो। दिव्या ने ईयरफोन जेब में रखा और ते ही से घर लौट आई। उसका दिल धड़क रहा था। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, दीदी सच में यहां थी, या शायद अभी भी यहीं है। उसी रात कुलदीप ने भी एक सपना देखा। इस बार पहले से अलग था। अंधेरी जगह में एक बड़ी सी चीज दिखी, एक पानी की टंकी। उसकी धातु की सतह पर धीमी रोशनी चमक रही थी और उसकी सतह पर एक लेबल लगा था। नीले रंग के पानी की बूंद का एक लोगो साफ दिख रहा था। सपने में वह उस टंकी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर नहीं हिल रहे थे। अंजलि की आवाज आई, पापा यहां। आवाज टंकी के पीछे से आ रही थी। कुलदीप ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी सपना टूट गया। कुलदीप हांफते हुए उठे। माथे पर पसीना था। पानी की टंकी, नीले पानी की बूंद, वह छवि बहुत साफ थी। सुबह हो गई। दिव्या टेबल पर बैठकर ईयरफोन को देख रही थी। क्या पापा को दिखाना चाहिए? लेकिन कुलदीप का चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। कुलदीप की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। 5 साल की थकान और निराशा उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। दिव्या ने सोचा, अभी हमारा परिवार थोड़ा सा शांत हुआ है। अगर यह सबूत पक्का नहीं निकला तो पापा फिर से परेशान हो जाएंगे। दिव्या, खाना खा लो। जी पापा। दिव्या ने ईयरफोन वापस जेब में रख लिया। उसे और पुख्ता सबूत की जरूरत थी। सिर्फ यह काफी नहीं था। कुछ दिन बाद सुबह सुबह कुलदीप टहलने निकले। आजकल उन्हें ठीक से नींद नहीं आती थी, इसलिए सुबह टहलना ही उन्हें थोड़ा सुकून देता था। गली से गुजरते हुए वह बेसमेंट के दरवाजे के पास से निकले। तभी उन्हें कुछ अजीब दिखा। गोदाम के दरवाजे से एक चमकती हुई रोशनी आ रही थी। कुलदीप पास गए। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर झांका तो फर्श गीला था, जैसे हाल ही में पानी गिरा हो या कुछ साफ किया गया हो। दीवार पर ध्यान से देखा तो कुछ घसीटने के निशान थे। लंबी और मोटी लकीरें फर्श से दीवार तक जा रही थीं, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। कुलदीप एक अजीब सी बेचैनी के साथ वहां से चले गए। कुछ तो गड़बड़ थी। राकेश अचानक क्यों गायब हो गया और इस गोदाम में आखिर हो क्या रहा है? उस रात दिव्या फिर से बेसमेंट के पास गई। इस बार उसने वेंटिलेशन ग्रिल को ध्यान से देखा। ग्रिल का ढक्कन अजीब लग रहा था। उसमें 4 स्क्रू थे, लेकिन एक स्क्रू कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। वह नया था। बाकी स्क्रू जंग लगे और पुराने थे, लेकिन सिर्फ एक ऐसा था जैसे हाल ही में बदला गया हो। दिव्या ने उंगली से स्क्रू को छुआ। उस पर खरोंच के निशान थे, जैसे हाल ही में पेचकस से कसा गया हो। दिव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वेंटिलेशन का स्क्रू नया क्यों लगाया गया है? ताकि अंदर से कोई बाहर न निकल सके, या फिर बाहर से कुछ अंदर डालने के लिए। घर लौटकर दिव्या ने कमरे में बैठकर ईयरफोन निकाला। गुलाबी धागे वाला ईयरफोन दीदी का, और नया बदला हुआ स्क्रू, गीला फर्श, घसीटने के निशान, सब कुछ जुड़ रहा था। दिव्या ने खिड़की से बाहर देखा। राकेश का घर अभी भी अंधेरे में डूबा था। 3 दिन से कोई नहीं था, या सच में कोई नहीं था, या कोई छिपा हुआ है। उस रात दिव्या ने फैसला कर लिया, कल वह पापा को सब कुछ बता देगी। ईयरफोन, रिकॉर्डिंग फाइल, नया स्क्रू, सब कुछ दिखा देगी। लेकिन कल आने से पहले वह एक बार और तसल्ली करना चाहती थी। आखिरी बार, बस आखिरी बार वह बेसमेंट को देखना चाहती थी। दिव्या ने चुपके से दरवाजा खोला और बाहर निकली। घड़ी देखी तो रात के 11 बज रहे थे। कुलदीप सो चुके थे। दिव्या ने चप्पल पहनी और बाहर निकल गई। चांदनी रात में गली हल्की हल्की रोशन थी। बेसमेंट तक पहुंचने में 3 मिनट लगते थे।
लेकिन दिव्या को नहीं पता था कि यह रात सब कुछ बदलने वाली है और वह जल्द ही एक भयानक सच का सामना करने वाली है। बाहर हवा चली और बादलों ने चांद को ढक लिया। अंधेरा गांव पर छाने लगा। दिव्या की छोटी सी परछाई गली में आगे बढ़ रही थी और धीरे धीरे चुपचाप बेसमेंट की ओर जा रही थी। ठीक उसी वक्त कुलदीप ने अपनी सपनों की डायरी के आखिरी पन्ने पर पेन रखा और फैसला कर लिया। अब वह अकेले और नहीं सोच सकते थे। उन्होंने फोन उठाया और इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को फोन मिलाया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुबह देखा बेसमेंट के दरवाजे से एक चमकती हुई रोशनी। राठौर ने एक लंबी सांस ली। चौहान साहब, सिर्फ इतने से। कुलदीप ने उनकी बात काट दी। उनकी आवाज कांप रही थी। इस बार मुझे यकीन है, बेसमेंट, पानी की टंकी, उसके आसपास। कुलदीप घुटनों पर बैठ गए। फोन हाथ में लिए वह फर्श पर घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाए, प्लीज, बस इस बार मेरी बात मान लीजिए। सपने में बार बार पानी की टंकी दिख रही है। मुझे लगता है अंजलि वहीं है। कुलदीप की आवाज पूरी तरह टूट चुकी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। 5 साल से दबाए हुए जज्बात फट पड़े थे। राठौर कुछ देर चुप रहे और फिर धीरे से बोले, ठीक है, हम जांच के बहाने चलते हैं। मैं पास की चौकी को सूचित करता हूं। कुलदीप पुलिस की गाड़ी में बैठे। राठौर ड्राइव कर रहे थे और 2 पुलिस वाले साथ थे। पीछे एक और गाड़ी आ रही थी। कुल 6 पुलिस वाले थे। गाड़ी तेम्ही से गांव की ओर बढ़ी। जहां स्ट्रीट लाइट खत्म होती थी वहां से अंधेरा और भी गहरा हो गया। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और घरों की खिड़कियों के पीछे पर्दे हिल रहे थे, जैसे गांव वाले पुलिस की गाड़ी को देख रहे हों। उधर दिव्या बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। दरवाजे की दरार में कुछ फंसा हुआ था, एक पुराना तौलिया। पास जाकर सूंघा तो फफूद के साथ एक केमिकल की गंध आ रही थी, जैसे कोई डिसइंफेक्टेंट या ब्लीच हो। दिव्या ने आसपास देखा, कोई नहीं था। तभी उसकी परिवारी क्या देख सकेंगे। नजर साइड के एक छोटे दरवाजे पर पड़ी। वह बॉयलर रूम का दरवाजा था। हैंडल घुमाया तो खुल गया। अंदर झांका तो एक संकरा और अंधेरा रास्ता दिखा। फोन की टॉर्च जलाकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। बॉयलर रूम से गुरकर गोदाम से जुड़ा एक छोटा सा मेंटेनेंस रूम आया। वहां एक बड़ी सी पानी की टंकी रखी थी, इंडोर स्टोरेज टैंक। टंकी और दीवार के बीच एक पर्दा सा लगा हुआ था। दिव्या ने अपनी सांसें रोककर पर्दे के पीछे की ओर कदम बढ़ाया। तभी उसे एक औरत की सांस लेने की आवाज आई, कमजोर और धीमी लेकिन साफ। दिव्या का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया, दीदी। दिव्या की फुसफुसाहट सुनकर अंदर से धातु के खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई खंजीर फर्श पर घिसट रही हो। और फिर बहुत ही धीमी, लगभग अनसुनी आवाज आई, बचाओ। दिव्या को यकीन हो गया, दीदी है, दीदी यहीं है। उसी पल पीछे से कदमों की आवाज आई, भारी जूतों की आवाज, राकेश की आवाज। दिव्या ने जल्दी से छिपने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। पीछे से एक मजबूत हाथ ने दिव्या का मुंह बंद कर दिया। चुप रहो। यह राकेश की आवाज थी, ठंडी और गहरी। दिव्या ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन राकेश की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसी पल पुलिस की गाड़ी राकेश के घर के सामने रुकी। राठौर ने निर्देश दिए, एक टीम सामने के दरवाजे से, दूसरी टीम पीछे गोदाम की तरफ से। पुलिस वाले फैल गए। कुलदीप गाड़ी से उतरकर पीछे की ओर भागे। वह चुप नहीं बैठ सकते थे। कुलदीप की नजरों में सब कुछ धीमा हो गया था। राठौर ने दरवाजे की घंटी बजाई। कोई जवाब नहीं आया तो दरवाजा खटखटाया। राकेश, शर्मा, पुलिस, हेरा बात करनी है। अभी भी कोई जवाब नहीं था। इस बीच दूसरी टीम चुपचाप गोदाम की ओर बढ़ गई। कुलदीप पीछे की तरफ वेंटिलेशन ग्रिल के पास गए। टॉर्च जलाई तो नया स्क्रू चमका। तभी दूसरी टीम से वायरलेस पर मैसेज आया, सर्विस डोर मिल गया है, खुला है, लेकिन अंदर से एक और बोल्ट लगा है। हम इसे तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राठौर का चेहरा सख्त हो गया। कुछ छिपाने के लिए एक और ताला लगाना शक की निशानी थी। ठीक उसी पल बेसमेंट के अंदर से एक चीख की आवाज आई। आह! यह दिव्या की चीख थी। कुलदीप पागलों की तरह दौड़े। दिव्या! राठौर ने वायरलेस उठाया, सब लोग अंदर घुसो अभी। दूसरी टीम ने सर्विस डोर को तोड़ना शुरू कर दिया। क्वैंग क्वैंग, कंधे से दरवाजे पर होर मारा। तीसरे झटके में बोल्ट टूट गया और दरवाजा खुल गया। कुलदीप भी पुलिस के पीछे भागे। उनका दिल फटने को था। दिव्या खतरे में है, अंजलि भी वहीं हो सकती है। भगवान सब ठीक हो। अंधेरे और संकरे रास्ते से भागते हुए वे बॉयलर रूम, फिर गोदाम
और फिर पानी की टंकी वाली जगह पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही कुलदीप की नजरें एक जगह पर जम गईं। पानी की टंकी की लंबी दीवार दिखी, नीले लेबल वाली धातु की सतह, उसके पीछे लगा हुआ पर्दा और फर्श पर गंजीर के घिसटने की आवाज। राकेश ने दिव्या का हाथ मरोड़ रखा था। दिव्या फर्श पर गिरी हुई थी और उसके मुंह पर टेप लगा था। हाथ ऊपर, हथियार नीचे डालो। पुलिस और राकेश के बीच एक छोटी सी हाथापाई हुई और राकेश को काबू कर लिया गया। पुलिस ने राकेश के दोनों हाथ पीछे करके हथकड़ी पहना दी। राकेश ने कुछ नहीं कहा, बस फर्श को देखता रहा। कुलदीप ने कांपते हाथों से दिव्या को गले लगाया। बेटी की कलाई पर टेप के लाल निशान थे और गाल पर हल्की चोट थी। ठीक है दिव्या बेटा, पापा आ गए, अब सब ठीक है। कुलदीप की आवाज फट रही थी। दिव्या अपने पिता की गोद में सिसकने लगी। राठौर ने क्राइम सीन को सुरक्षित रखने का आदेश दिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। उन्होंने वायरलेस पर एम्बुलेंस को भी फोन किया। एम्बुलेंस भेजो तुरंत। और फिर वह पर्दे की ओर बढ़े। पानी की टंकी और दीवार के बीच लगा एक मोटा सा लकड़ी का पर्दा। दो पुलिस वालों ने मिलकर पर्दे को उखाड़ फेंका। उस पल सबकी सांसें रुक गईं। एक संकरी और अंधेरी जगह में एक औरत हंजीरों से बंधी बैठी थी। उसके कंधे पर एक पुराना कंबल था और पास में एक छोटा सा स्पीकर रखा था। दीवारें डबल साउंड प्रूफ थीं। बेसमेंट के अंदर पानी की टंकी को काटकर बनाया गया एक परफेक्ट कैद खाना। पानी की टंकी और दीवार के बीच की संकरी जगह वही जगह थी जहां अंजलि 5 साल से कैद थी। अंजलि। कुलदीप के मुंह से बेटी का नाम निकला। 5 साल, 1825 दिन, सारा समय इस छोटी सी जगह में कैद था। अंजलि ने अचानक आई रोशनी से बचने के लिए हाथ से अपनी आंखें ढक लीं। इतने लंबे समय तक अंधेरे में रहने के कारण रोशनी चुभ रही थी। जब कुलदीप धीरे से पास गए तो अंजलि ने सिर उठाया, लेकिन उसकी धुंधली आंखें अपने पिता को नहीं पहचान पाईं। कौन हो तुम? अंजलि की आवाज फटी हुई और सूखी थी। 5 साल तक ठीक से न बोल पाने का असर था। कुलदीप घुटनों पर बैठकर बेटी के सामने बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंजलि, पापा हैं, पापा आ गए। अंजलि कुछ देर तक खाली नजरों से देखती रही, फिर कांपते हुए हाथ से कुलदीप का चेहरा छुआ। खुरदरी त्वचा, गहरी झुर्रियां। 5 साल का समय पिता के चेहरे पर भी छप गया था। अंजलि की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे फोकस करने लगीं, धुंधला सा, बहुत धीरे से। उसने सामने वाले इंसान का चेहरा पहचाना। पा, एक एक अक्षर धीरे धीरे जैसे टूट कर निकल रहा हो। उस पल कुलदीप की आवाज भी कांप उठी। हाँ बेटा, पापा हैं, मेरी अंजलि। अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी। कुलदीप ने बेटी को धीरे से गले लगाया। हड्डियों का ढांचा जैसा हल्का शरीर उनके सीने से लग गया। राठौर ने क्राइम सीन को संभाल लिया। फॉरेंसिक टीम ने कैदखाने की हर चीज की रिकॉर्डिंग की, डबल साउंड प्रूफ। दीवारें, पानी की टंकी का इस्तेमाल, जरूरत का न्यूनतम सामान। कैमरे का हर फ्लैश उस भयानक जगह की सच्चाई को और भी साफ कर रहा था। यह एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। एक भी सबूत मत छोड़ना, सब कुछ रिकॉर्ड करो। राठौर की आवाज ठंडी थी, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा था। थाने ले जाकर राकेश से पूछताछ की गई। राठौर ने सामने बैठकर पूछा, क्यों किया यह सब? राकेश काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैंने अंजलि को एक म्यूजिक प्रोग्राम में देखा था। उसकी आवाज सपाट थी, जैसे वह कोई कहानी सुना रहा हो। मैं उसे पसंद करने लगा था, लेकिन उसने उम्र का फासला बताकर मना कर दिया। इसीलिए मैं उसे ऐसे अपने साथ रखना चाहता था। इसे प्यार कहते हैं? राठौर की आवाज और भी ठंडी हो गई। मैं उसे काबू में रखना चाहता था, दुनिया से अलग, ताकि सिर्फ मैं उसे देख सकूं। इसलिए मैंने पानी की टंकी और बेसमेंट का इस्तेमाल करके एक कैदखाना बनाया। साउंड प्रूफ भी परफेक्ट था। राकेश बिना किसी हिचकिचाहट के बोल रहा था, जैसे वह अपने किए काम की रिपोर्ट दे रहा हो। कुलदीप जी के परिवार के इतने करीब क्यों आए? राकेश कुछ पल रुका, फिर बोला, मैं केस की जानकारी रखना चाहता था, पास रहकर नजर रखता था। डर लगता था कि कहीं वो उसे ढूंढ न लें, इसलिए और भी करीब रहना जरूरी था। राठौर ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन भावनाओं पर काबू रखते हुए कहा, तुमने जो किया वह सुरक्षा नहीं, कैद है। राकेश फिर से चुप हो गया। न कोई बहाना, न कोई पछतावा, बस अपने किए को एक सामान्य बात की तरह स्वीकार कर रहा था। पूछताछ कक्ष के बाहर कुलदीप दीवार के सहारे खड़े थे, मुट्ठी भींची हुई।
5 साल तक जो इंसान परिवार की तरह रहा, जो दिव्या का ट्यूशन टीचर था, जिसके साथ बैठकर शराब पी, उसी ने उनकी बेटी को कैद करके रखा था और रो उन्हें धोखा दे रहा था, उन पर नौरेर रख रहा था। यह यकीन करना मुश्किल था। कुलदीप का पूरा शरीर कांप रहा था, गुस्सा और खुद पर शर्मिंदगी। एक भरोसेमंद इंसान से मिला धोखा और उसे न पहचान पाने का गुस्सा। पापा! दिव्या चुपके से पास आई। कुलदीप ने बेटी को देखा। दिव्या ने पिता के कांपते हुए हाथ को पकड़ा और चुपचाप सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो गया। कुलदीप ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। दिव्या का हाथ गर्म था। अंजलि को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई टेस्ट हुए। 5 साल तक धूप न मिलने के कारण विटामिन डी की भारी कमी थी और वह कुपोषण का शिकार थी, लेकिन जान को खतरा नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि लंबे समय तक इलाज और काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। कुलदीप बेटी के कमरे में पूरी रात बैठे रहे। अंजलि दवाओं के असर से सो रही थी। कभी कभी सपने में बड़बड़ाती और कांपती थी। हर बार कुलदीप उसका हाथ कसकर पकड़ लेते थे। कोई बात नहीं अंजलि, अब पापा हैं, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुबह के वक्त अंजलि ने आंखें खोली। अस्पताल की सफेद छत को देर तक देखती रही, फिर पास बैठे कुलदीप को देखा। यह सच में सपना नहीं है ना? सपना नहीं है बेटा, सच है। तुम अब घर आ गई हो। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। कुलदीप भी साथ में रोए। 5 साल का समय, सारा दर्द, सारी यादें आंसू बनकर बह गईं। कुछ दिन बाद राकेश का अपराध मीडिया में आ गया। गांव में सनसनी फैल गई। एक सीधा साधा दिखने वाला पड़ोसी इतना भयानक अपराध कर सकता है, इस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन सबूत साफ थे। बेसमेंट से मिले अंजलि के 5 साल के निशान, राकेश की लिखी हुई डायरी, सब कुछ उसके अपराध को साबित कर रहा था। पुलिस की जांच आगे बढ़ी। पीड़ित का बयान दर्ज हुआ। औपचारिक प्रक्रियाएं एक एक करके पूरी हो रही थीं, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच कुलदीप का परिवार भावनाओं के तूफान से जूझ रहा था। राहत और गुस्सा, दुख और खुशी, सब कुछ मिला जुला था। कुलदीप ने पुलिस को बयान दिया। 5 साल तक मेरी बेटी कहां थी, इंदा भी है या नहीं, हर दिन नरक जैसा था और वह अपराधी हमारे बगल में परिवार बनकर बैठा था। यह सबसे भयानक है। उनकी आवाज ही कांप रही थी, लेकिन उन्होंने अपना बयान पूरा किया। अंजलि ने भी वीडियो के एरिए बयान दिया। वह अभी अदालत में आने की हालत में नहीं थी। हर रो मरना चाहती थी, लेकिन पापा और बहन का चेहरा याद करके हिम्मत जुटाती थी। सोचती थी कि एक दिन जरूर बाहर निकलूंगी, पापा मुझे ढूंढ लेंगे। अंजलि की आवाज अभी भी कांप रही थी, लेकिन उसमें हिंदा रहने के लिए लड़ी गई 5 साल की जंग साफ झलक रही थी। अदालत ने राकेश पर अपहरण, अवैध हिरासत और दिव्या के अपहरण की कोशिश के आरोप तय किए और सुनवाई की तारीख दे दी। कुलदीप अस्पताल की खिड़की से बाहर देख रहे थे। टिहरी डैम के पार सूरज डूब रहा था। एक और दिन खत्म हो रहा था, लेकिन अब उन्हें कल से डर नहीं लगता था, क्योंकि अंजलि उनके पास थी। पापा! दिव्या दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसके हाथ में एक कटोरी गर्म खिचड़ी थी। दीदी जब उठेंगी तो यह खा लेंगी। ठीक है बेटा, शुक्रिया। कुलदीप ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा। दिव्या ने भी बहुत कुछ सहा था, लेकिन अपनी बहन की चिंता करते हुए वह महबूती से खड़ी थी। रात गहरी हो गई। कमरे में शांति थी, बस अंजलि की धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। अदालत ने राकेश शर्मा को अपहरण, अवैध हिरासत और अपहरण की कोशिश के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई। दर्शकों की दीर्घा में बैठे कुलदीप फैसला सुनते हुए मिली जुली भावनाओं में घिर गए। 5 साल, जितने समय तक अंजलि कैद रही, उतनी ही सजा। यह सजा बहुत कम लग रही थी और उन्हें गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब सब खत्म हो गया था। राकेश अब उनकी जिंदगी में नहीं होगा। फैसले को 1 महीना बीत गया। कुलदीप एक पैकिंग ट्रक के सामने खड़े होकर आखिरी बार अपने पुराने घर को देख रहे थे। 5 साल तक वे इस घर में रहे। जिस घर में राकेश आता जाता था, वहां अब और नहीं रहा जा सकता था, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए। उसी ऋषिकेश के पास थोड़ी दूरी पर उन्होंने एक नया घर ले लिया था। नया घर एक छोटा सिंगल स्टोरी मकान था। लिविंग रूम में बड़ी खिड़की थी, जिससे धूप अच्छी आती थी, और एक छोटा सा आंगन भी था जहां सब्जियां उगाई जा सकती थीं। सबसे जरूरी बात, वहां कोई बेसमेंट नहीं था। अंजलि के लिए अंधेरी और बंद जगहें अभी भी एक डर थीं। पापा, यहां गमले रखेंगे तो सुंदर लगेगा ना? दिव्या ने लिविंग रूम की खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। कुलदीप ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए सिर हिलाया। दीदी के लौटने के बाद दिव्या और भी खिल गई थी।
वह स्कूल में भी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। उसने साइंस क्लब भी फिर से ज्वाइन करता लिया था। अंजलि अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। दूर टिहरी डैम का पानी चमक रहा था। 5 साल तक वह इसी नजारे के लिए तरसी थी। कुलदीप ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंजलि, खाना खाएगी? जी पापा। अंजलि की आवाज अभी भी धीमी थी, लेकिन पहले से काफी बेहतर थी। हर हफ्ते 2 बार होने वाली काउंसलिंग से उसे मदद मिल रही थी। इलाज लंबा था, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी थी। काउंसलर ने कहा था कि ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन अंजलि की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। डाइनिंग टेबल पर बैठा परिवार चुपचाप खाना खा रहा था। पहले जैसी चहल पहल नहीं थी, लेकिन साथ होना ही काफी था। अंजलि को धीरे धीरे चम्मच चलाते देख कुलदीप का दिल भर आया। हिंदा होना, साथ में खाना खा पाना, यह कितना बड़ा तोहफा है, यह उन्हें आज समझ आ रहा था। जिस गांव में बेसमेंट था उसे तो छोड़ दिया था, लेकिन टिहरी डैम के किनारे का रास्ता अभी भी परिवार के लिए खास था। कुलदीप हर वीकेंड वहां टहलने जाते थे। उसी जमीन पर धीरे धीरे वे ठीक हो रहे थे। एक दिन कुलदीप लापता बच्चों के परिवारों की मीटिंग में गए। वहां अभी भी ऐसे माता पिता थे जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। कुलदीप ने अपना अनुभव बांटते हुए उन्हें कुछ व्यावहारिक सलाह दी। पोस्टर ऐसे बनाना ज्यादा असरदार होता है। नई और पुरानी दोनों तस्वीरें लगाइए, और बांटते समय अकेले से ज्यादा ग्रुप में जाना बेहतर है। एक पिता ने नोट करते हुए पूछा, रिकॉर्ड कैसे रखें? तारीख के हिसाब से सब कुछ लिखिए। कहां गए, किससे मिले, क्या खबर मिली। यह बाद में पुलिस की जांच में भी मदद करता है। एक मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, इतना थक गई हूं कि लगता है अब हार मान लूं। कुलदीप ने उसका हाथ पकड़ा। एक खुरदरा हाथ, बिल्कुल उनके हाथ जैसा। शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लंबी लड़ाई के लिए सेहतमंद रहना होगा। मुझे 5 साल लगे, लेकिन मैंने उसे ढूंढ लिया। उम्मीद मत छोड़िए। घर लौटते हुए कुलदीप नदी किनारे के रास्ते पर रुके। यह वही जगह थी जहां वे पहले भी अक्सर आते थे, अंजलि के गायब होने से पहले, परिवार के साथ टहलने। नदी का पानी अभी भी बह रहा था, 5 साल पहले जैसा ही। कुछ महीने बाद अंजलि ने धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किया। पहले घर के आंगन में धूप सेंकना, फिर दिव्या के साथ गांव का एक चक्कर लगाना, और अब वह अकेले पास की दुकान तक भी जाने लगी थी। दीदी, आज रात क्या खाओगी? दिव्या ने खाना बनाते हुए पूछा। अंजलि ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, दाल चावल, जैसे मां बनाती थीं। दिव्या ने दीदी का हाथ पकड़ा। मैं बनाऊंगी, बिल्कुल मां की रेसिपी से। अंजलि ने अपनी बहन को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। 5 साल में दिव्या कितनी बड़ी हो गई थी, यह देखकर उसे हैरानी भी होती थी और गर्व भी। कुलदीप ने लापता बच्चों की मदद करने वाले संगठनों से जुड़ना शुरू कर दिया। वे कैंपेन में जाते, पोस्टर बांटने में मदद करते। उनकी कहानी दूसरे परिवारों के लिए एक उम्मीद बन गई थी कि अगर हार न मानो तो चमत्कार हो सकता है। अंजलि काउंसलिंग लेते हुए धीरे धीरे अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी। काउंसलर ने पूछा, आगे क्या करना चाहती हो? अंजलि ने काफी देर सोचा, फिर बोली, मैं अपने जैसे परेशान लोगों की मदद करना चाहती हूं, खासकर बच्चों की। यह बहुत अच्छी सोच है। साइकोलॉजिकल काउंसलर बनने के बारे में क्या ख्याल है? धीरे धीरे तैयारी कर सकती हो। अंजलि ने सिर हिलाया। रास्ता लंबा था, लेकिन एक लक्ष्य मिल जाने से उसे हिम्मत मिली, और इस तरह अंजलि ने साइकोलॉजिकल काउंसलर बनने की तैयारी शुरू कर दी। समय बीतता रहा। अंजलि ने थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक सब कुछ धीरे धीरे सीखना शुरू किया। कुलदीप बेटी को पढ़ते देख गर्व महसूस करते थे। मुश्किल तो नहीं लग रहा? लगता है, पर मैं यह करना चाहती हूं। अंजलि की आवाज में एक दृढ़ता थी। 5 साल का अंधेरा सहने वाली वह लड़की बहुत मजबूत थी। 1 साल बाद अंजलि ने एक छोटे से चाइल्ड काउंसलिंग सेंटर में इंटर्न के तौर पर काम करना शुरू किया। पहले तो वह सिर्फ फाइलें संभालती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे बच्चों से बात करने का मौका मिलने लगा। एक दिन काउंसलिंग के बाद अंजलि ऑफिस की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर नदी का पानी दिख रहा था। टिहरी डैम का पानी अभी भी बह रहा था, जैसे वख्म और दर्द भी धीरे धीरे बहकर हल्के हो रहे हों। अंजलि धीरे धीरे मुस्कुराना सीख रही थी। एक रात कुलदीप ने एक सपना देखा। सपने में न पानी की आवाज थी, न किसी की सांस, न कोई कंपन, न कोई धातु के खुरचने की आवाज। बस धूप में अंजलि मुस्कुरा रही थी, पहले जैसी ही खिलखिलाती मुस्कान। और उसने कहा, पापा, अब आप बस अच्छे सपने देखना। कुलदीप की नींद खुली और उन्होंने खिड़की खोली। ठंडी हवा चेहरे से टकराई।
कान लगाकर सुनने पर भी कोई आवाज नहीं आई। बस एक शांत रात थी। हवा से पत्तों के हिलने की बहुत धीमी आवाज आ रही थी। कुलदीप ने मेमे की दराज खोली। उसमें 5 साल से लिखी हुई सपनों की डायरी रखी थी। एक एक पन्ना पलटा और फिर आखिरी पन्ने पर पेन उठाया और लिखा, आज से सपनों की डायरी लिखना बंद, क्योंकि अब रिकॉर्ड करने के लिए कोई बुरा सपना नहीं है। और उन्होंने डायरी बंद कर दी। अब वह सपने रिकॉर्ड नहीं करते थे। खिड़की से बाहर देखा तो सुबह हो रही थी। कुलदीप चुपके से कमरे से निकलकर किचन में गए। परिवार के लिए नाश्ता बनाने का समय हो गया था। लिविंग रूम से गुड़ते हुए उन्होंने अंजलि के कमरे को देखा। दरवाजे की दरार से बेटी मेघ पर बैठकर पढ़ती हुई दिखी। सुबह सुबह भी वह पढ़ रही थी। दिव्या के कमरे से धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। वह गहरी नींद में थी। कुलदीप ने दोनों बेटियों के दरवाजे चुपचाप बंद कर दिए। किचन में नाश्ता बनाते हुए कुलदीप ने सोचा, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। अंजलि अभी भी कभी कभी बुरे सपने देखती है। तेम आवाज से डर जाती है। दिव्या भी कभी कभी बेचैन हो जाती है। और मैं भी अक्सर अतीत को याद करके गुस्सा हो जाता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, हम साथ हैं और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। बाहर सूरज निकल रहा था। टिहरी डैम के पार से आती सुबह की धूप नए घर की बड़ी खिड़की से लिविंग रूम में भर रही थी। कुलदीप ने पर्दे पूरी तरह खोल दिए। एक साधारण सी जिंदगी, यही अब उनके लिए सबसे कीमती चीज थी। आज की कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट में बताएं। हम हर एक को प्यार भरा जवाब देंगे। आज का दिन आपका खुशहाल और स्वस्थ रहे, यही हमारी दिल से कामना है। यह एक धूप जैसी कहानी थी,